हेलो बच्चों, आज की वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक है जहाँ कोई वापसी नहीं। ये चैप्टर का नाम है और इसके राइटर है निर्मल वर्मा। ये एक यात्रा वृतांत है। आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू। एक बड़ा चैप्टर है और यात्रा वृतांत है, लेख की तरह से लिखा गया है, तो इसमें ढेर सारे फैक्ट हैं। इसलिए बहुत जल्दी से पूरे पाठ को कवर करते हुए मैंने आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम और लेखक का नाम हमने शुरू में कर लिया, तो उसको मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला है। पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कोई वापसी नहीं में लेखक किस एनजीओ के साथ सर्वे के लिए जुड़े थे। एनजीओ का नाम बताना है। एक एनजीओ के साथ वो जुड़े थे और उसी के साथ जुड़ करके वो सर्वे करने आए थे, तभी उन्होंने ये लेख लिखा अपने स्मृति के आधार पर। तो उस एनजीओ का नाम है लोकायन। अगला प्रश्न, सिंगरौली जिला कौन से राज्य में है। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। लोकायन के साथ जुड़ करके लेखक जो है सिंगरौली में आए थे अपना सर्वे करने। नवा गांव में कुल कितने गांव हैं। 18 छोटे छोटे गांव हैं। नवा गांव जो है सिंगरौली का एक एरिया है, उसमें 18 छोटे छोटे गांव हैं जहां लेखक को सर्वे करना था। उसके बाद है प्रश्न, अमझर का नाम अमझर क्यों पड़ा। आम के पेड़ों से लगातार आम झड़ते रहते थे, इसलिए अमझर का नाम अमझर पड़ा। तो हमें सबसे पहले सिंगरौली याद रखना है और सिंगरौली में फिर नवा गांव है और नवा गांव में जो 18 छोटे छोटे गांव हैं उनमें से एक छोटा सा गांव है अमझर। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इन तीनों को इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर सिंगरौली, फिर नवा गांव, फिर अमझर। ये सीक्वेंस इस तरह से रहेगा। अगला प्रश्न, अमझर गांव में सूनापन क्यों है। अमझर गांव में एक प्रोजेक्ट आ गया, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, अमरौली प्रोजेक्ट। और वो अमरौली प्रोजेक्ट जो है आने के बाद अमझर गांव में सूनापन हो गया। अगला प्रश्न है, कहाँ मनुष्य ने पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष किया था। टिहरी गढ़वाल का लेखक ने उदाहरण दिया है कि वहां लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया था। अमझर में किसने मनुष्यों को बचाने के लिए सत्याग्रह किया है। आम के पेड़ों ने सत्याग्रह किया है या फिर पेड़ों ने किया है, ऐसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरौली प्रोजेक्ट क्या है। अमरौली प्रोजेक्ट जो है एक विद्युत परियोजना है, यानी अमझर गांव में बिजली बनाने का प्लांट लगाना था सरकार को, उसको नाम दिया गया अमरौली प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, लोग गांवों से विस्थापित होकर कैसी जिंदगी बिताते हैं। अनाथों जैसी जिंदगी बिताते हैं। उन्मूलित जिंदगी, ये शब्द भी लिखा हुआ है। उन्मूलित का अर्थ है उखाड़ फेंकना। जैसे एक पेड़ को उखाड़ दिया तो उसको हम कहेंगे उन्मूलित कर दिया। तो एक जगह से उखाड़ फेंकने जैसी जिंदगी जीते हैं गांवों से विस्थापित होकर के। अगला प्रश्न, शहरों में विस्थापित लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, कैसी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। गंदी दमघोटू बस्तियों में और स्लम्स में, बहुत जो स्लम एरिया होते हैं, कच्ची बस्तियां जो होती हैं, उनमें बहुत गंदे बुरे वातावरण में, नरक जैसे वातावरण में लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं। बार बार विस्थापित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो विस्थापन है क्या। विस्थापन का मतलब है बसे बसाए को अपनी जगह से उजाड़ देना। स्थापना का विपरीतार्थक होगा। स्थापना होता है कुछ नया बसाना, नया निर्माण करना, और विस्थापन है बसे बसाए को अपनी जगह से उजाड़ देना। जब लेखक अमझर जाता है तो उसे चारों तरफ ऐसा क्यों लगता है कि बाढ़ आई हुई है। लेखक अमझर जाता है तो चारों तरफ वो धान के खेत देखता है। उन धान के खेतों में धान रोपाई का काम चल रहा होता है। तो धान रोपाई जो है पानी में होती है, पानी खेत में भरा होना चाहिए तब वो धान लगते हैं। तो लेखक ने चारों तरफ धान के खेत देखे और उन खेतों में पानी भरा था, तो लेखक को लगा यहाँ बाढ़ आई हुई है। अगला प्रश्न, धान के खेतों में कौन काम कर रहा था। धान के खेतों में औरतें धान की रोपाई कर रही थी। धान की रोपाई करती औरतों की तुलना लेखक ने किससे की है, युवा हिरणियों से। युवा हिरणियां जैसे जंगल में अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं, उछलती कूदती घूमती हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक को वो औरतें लग रही थी जो धान को लगा रही थी धान के खेत में। अमझर का साफ सुथरा वातावरण कुछ दिनों में किसके नीचे दब जाएगा, औद्योगिकीकरण के नीचे दब जाएगा। अभी जो लेखक को बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, कुछ दिनों में यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो यहाँ चारों तरफ धूल धुआं मिट्टी यही सब रह जाएगा और ये साफ और शांत वातावरण जो है औद्योगिकीकरण के नीचे दब जाएगा। शरणार्थी किसे कहते हैं, जो लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर दूसरों की दया पर जीवित रहने को मजबूर हो जाते हैं, उसे हम शरणार्थी कहते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है, लेखक ने उन लोगों को कहा है जो उद्योग लगने के कारण अपने घर और जमीनों से उजाड़ दिए जाते हैं। विस्थापन कितने प्रकार का होता है। विस्थापन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक विस्थापन किन कारणों से होता है,
जब प्रकृति के कारण मनुष्य को अपना घर-बार छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़े, उसे हम प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। प्राकृतिक विस्थापन के कुछ उदाहरण बताइए कि किस वजह से लोगों को जाना पड़ सकता है? बाढ़ आ गई, सूखा, भूकंप, सुनामी, महामारी जैसे कोविड आ गया था तो लोग जो हैं अपने जहाँ रह रहे थे उसको छोड़ कर के अपने सुदूर ऐसे इलाकों में चले गए, अपने गाँव में, पैतृक गाँवों में, तो उसको हम प्राकृतिक विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव निर्मित विस्थापन किसे कहते हैं? सरल सा जवाब है, जब मनुष्य कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाए, उसको हम मानव निर्मित विस्थापन कहेंगे। जब किसी ऐसे काम की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े जो कि मानव द्वारा किए जाएं, जैसे निर्माण कार्य है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मॉल या मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, हवाई अड्डा निर्माण हो रहा है, तो ऐसे कामों की वजह से गाँव के गाँव उजाड़ दिए जाते हैं, उनको हम मानव निर्मित विस्थापन कहते हैं। प्राकृतिक विस्थापन और मानव निर्मित विस्थापन में क्या अंतर है? प्राकृतिक विस्थापन में मनुष्य स्थितियां ठीक होने के बाद वापस आ सकता है, लेकिन मानव निर्मित में वो वापस नहीं आ पाता। आधुनिक औद्योगिकीकरण में केवल मनुष्य ही नहीं उजड़ता, उसके साथ कौन कौन उजड़ जाता है? उसका परिवेश और आवास स्थल भी उजड़ जाता है। यानी उद्योगों के कारण केवल मनुष्य ही नहीं उजड़ता, उसके साथ कई चीजें उजड़ जाती हैं। आवास स्थल यानी जहां वो रहता है उसका घर, और परिवेश कहते हैं हम आसपास के वातावरण को। पूरा जैसे सिंगरौली का जो इसने उदाहरण दिया है लेखक ने, तो सिंगरौली में जब प्रोजेक्ट बना तो धरती को खोद दिया गया होगा कोयले लेने के लिए, नदियों को एक्सप्लॉइट किया गया होगा पानी लेने के लिए, पेड़ों को काट दिया गया होगा, तो उद्योगों के कारण आसपास का वातावरण भी उजड़ जाता है। सिंगरौली किसका ज्वलंत उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है? सिंगरौली मनुष्य की मूर्खता का उदाहरण है कि कैसे मनुष्य ने पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी से उजाड़ा है। ये हमें बताना है कि किस चीज़ का उदाहरण है सिंगरौली, कि कितना अच्छा प्रदेश होता था लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी मूर्खता से इसको उजाड़ दिया। सिंगरौली क्षेत्र में कौन सी जनजाति का निवास होता था? उत्तर है खैरवार जाति के राजा सिंगरौली राज्य में राज्य करते थे। सिंगरौली के जंगलों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सिंगरौली के जंगलों में कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ होते थे। सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला है? श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है और इसकी वजह से इसका नाम सिंगरौली पड़ा है। सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता था? काला पानी एक मुहावरा है। काला पानी अंडमान निकोबार की झील को भी कहा जाता था। वर्तमान में ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ जाना मुश्किल हो और अगर वहाँ चले जाएं तो वहाँ से वापस आना मुश्किल हो, तो इसको हमें हिंदी में कहते हैं दुर्गम स्थान। सिंगरौली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ आना और यहाँ से वापस जाना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है। अगला प्रश्न, किसी इलाके की संपदा, संपदा यानी संपत्ति, उसके लिए क्या बन जाती है? कई बार संपदा जो है अभिशाप बन जाती है, ज्यादा संपत्ति जो है विनाश का कारण बन जाती है। सिंगरौली की संपदा कैसे उसके लिए अभिशाप बन गई? सिंगरौली में खनिज संपदा के भंडार पाए गए जिसके कारण इस क्षेत्र को बुरी तरह उजाड़ दिया गया। यानी जितनी अधिक प्राकृतिक संपदा जिस क्षेत्र में होती है उसको कई बार उतने ही विनाश का सामना करना पड़ जाता है। अगला प्रश्न, विस्थापन की शुरुआत सिंगरौली में किस कार्य से हुई? रिहंद बांध बनने से विस्थापन की शुरुआत हुई। यानी इस जो सारा विस्थापन है या इसको उजाड़ने वाला जो काम है सिंगरौली को, सबसे पहले रिहंद बांध से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ढेरों प्रोजेक्ट इस एरिया में आए। सिंगरौली के लिए लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है? सिंगरौली को लेखक ने बैकुंठ कहा है और काला पानी कहा है। सिंगरौली को लेखक ने बैकुंठ क्यों कहा है? बैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। सिंगरौली क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे बैकुंठ कहा गया। सिंगरौली क्षेत्र में किस प्रकार की परियोजनाएं आई? दो परियोजनाओं के नाम आपके चैप्टर में है, सेंट्रल कोलफील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कोलफील्ड कहते हैं कोयले के उत्पादन को या उत्खनन को, कि कोयला निकाला जाना धरती से और उसका उपयोग करना किसी तरह से, और थर्मल पावर कहते हैं बिजली बनाने की परियोजनाओं को। तो ये दो प्रकार की परियोजनाएं, कोयले को निकालना और बिजली बनाना। ये सारी परियोजनाएं सिंगरौली में ही क्यों बनाई गई? क्योंकि सिंगरौली में ही कोयले के विशाल भंडार मिले थे, इसलिए कोयले पर आधारित जो बिजली बनाने की परियोजनाएं थी इसी क्षेत्र में लगा दी गई। बिजली बनाने की परियोजनाएं, कोयले से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, तो बांध भी था वहाँ, नदियाँ भी थी और कोयला भी था, तो सारी चीज़ें रॉ मटेरियल जब आसपास था तो वहीं पर विद्युत प्लांट बना दिए गए। लेखक ने विकास का दूसरा पहलू किसे कहा है? एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है? दूसरा पहलू क्या है?
प्रकृति का विनाश इसका दूसरा पहलू है। अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से क्या बनाने में असफल रहा? अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, पूरे देश को गुलाम बना लिया था, लेकिन फिर भी वो कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसमें वो नाकामयाब रहा? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन वो भारत को अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी नहीं बना सके। सांस्कृतिक कॉलोनी का मतलब है हमारी संस्कृति पर, हमारे रीति रिवाजों पर, हमारे कल्चर पर वो अपना कल्चर नहीं थोप सके, पूरी तरह से नहीं थोप सके। थोड़ा बहुत थोप दिया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अभी भी फॉलो करते हैं, जो अंग्रेज छोड़ गए थे, लेकिन पूरी तरह से वो हमारी संस्कृति को नहीं बदल पाए। हमने कुछ बहुत हद तक अपनी संस्कृति को उनसे बचा के रखा। अंग्रेज भारत को अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि भारत ने अपनी विरासत को गांवों में जीवित रखा था। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति में संतुलन बनाया जाए। उन्होंने बहुत विनाश कर दिया अपनी प्रकृति का। तो जितने मनुष्य हैं उसके अनुपात में प्रकृति उतनी तो होनी चाहिए कम से कम, इस बात का वहां पर इस बात की समस्या है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, कि मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति तीनों में तालमेल बना करके कैसे रहा जाए। अगला प्रश्न, स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? सबसे बड़ी ट्रेजेडी स्वतंत्रता के बाद हमारी ये रही कि हमने पश्चिम की अंधाधुंध नकल की और अपनी प्रकृति को पूरी तरह से उजाड़ लिया। लेखक के अनुसार भारत को औद्योगिकीकरण के समय क्या ध्यान रखना चाहिए था? हमें ये ध्यान रखना चाहिए था कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए थी, अपनी शर्तों और मर्यादाओं पर विकास करना था। यानी हमें अपने देश की परिस्थिति को देखना था, अपनी प्रकृति और संस्कृति को भी बचाए रखने का प्रयास करना था। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर जहाँ कोई वापसी नहीं के प्रश्न उत्तर। इसमें मैंने केवल चैप्टर के प्रश्न उत्तर लिए हैं, लेखक के जीवन परिचय से जुड़े क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। लेखक का जीवन परिचय आपके सिलेबस में नहीं है, इसके आने की संभावना भी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर साहित्यिक परिचय नहीं है तो उससे उसके जीवन से जुड़े प्रश्न भी अक्सर नहीं पूछे जाते। तो ये थी आज की वीडियो। क्वेश्चन आंसर मैंने लगभग सारे समेटने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और पूरा चैप्टर और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।